Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 17th lecture on algebra. The course code is MTH376 and it's for Master of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so it's our 17th lecture and again a brief recap as usual of what we have done in the last lecture. Okay, so in the last lecture I gave you a complete overview of the permutation concepts. Okay, so we revised the permutation concepts from the start. I told you everything we have covered so far. Again, we keep repeating this concept in every lecture. I'll give you a recap of permutation concepts and I'll revisit them because important concepts, very important concepts. Okay, so हमने रिवाइज कर लिया परमुटेशन के कॉन्सेप्ट्स. एक बार फिर बता देता हूँ क्या है परमुटेशन में. अभी तक हमने किया परमुटेशन डिफाइन किया, इसके बाद हमने क्या किया, हमने परमुटेशन का जो ग्रुप बनाया. राइट, तो हमने कोई सेट लिया, उसकी सारी परमुटेशंस ली, उनको एक सेट में रखा, वो हमने हमारे पास एक सेट आ गया. राइट, उसके ऊपर हमने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है. अगर हमें उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन मिल जाए तो ये पॉसिबल है कि वो सेट जो है वो एक ग्रुप बन जाए. राइट, तो हमने क्या किया कि सेट ऑफ परमुटेशंस लिया, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. हर परमुटेशन एक फंक्शन होती है. राइट, तो ये हमने डिटेल में इसके बारे में बात की. तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस डिफाइन किया, तो सेट ऑफ परमुटेशंस अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये हमने प्रूव किया है कि ये ग्रुप बनाता है. राइट, तो हमारे पास अगर सेट फाइनाइट हो, उसमें n एलिमेंट्स हों, तो हम ग्रुप को Sn से डिनोट करते हैं और इसको हम सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं n लेटर्स का. राइट, तो इसमें सारी सिमेट्रीज आती हैं n लेटर्स की. अब कुछ इसमें से ग्रुप्स जो हैं परमुटेशंस के वो बहुत स्पेशल हैं. किस सेंस में स्पेशल हैं? अगर आपके पास हो ग्रुप ऑफ परमुटेशंस, तो हमने क्या किया कि हमने कुछ ज्योमेट्रिक फिगर्स ली, उनकी सिमेट्रीज को हमने कंसिडर किया. तो जब उनकी सिमेट्रीज की हमने बात की तो हमारे पास एंड रिजल्ट में कुछ ग्रुप्स आए. तो वो ग्रुप जो हैं वो डेफिनेटली, अब सिमेट्रीज की बात कर रहे हैं तो ये सेंस बनाती है कि उसको सिमेट्रिक ग्रुप हम कहें. तो हमने डायहेड्रल ग्रुप डिफाइन किए. डायहेड्रल ग्रुप क्या थे कि हमने कोई रेगुलर फिगर ली, रेगुलर एन-गॉन्स. 3 साइडेड फिगर अगर आप लेंगे तो वो ट्राइंगल होगी, ट्राइंगल रेगुलर होगी, तो उसका मतलब ये होगा कि तीनों साइड्स की लेंथ सेम है और एंगल्स भी सेम है. तो फिर हमने उसकी सिमेट्रीज फाइंड की, रोटेशनल और रिफ्लेक्शन, और फिर हमने उसको एक सेट में लिखा और वो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस के अंडर एक ग्रुप बन गया. इसके अलावा हमने डायहेड्रल ग्रुप जो है वो D2n इन जनरल हमने कहा कि रेगुलर एन गॉन की जो सिमेट्रीज हैं वो हमारे पास एक डायहेड्रल ग्रुप बनेगा. इसके अलावा इसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि परमुटेशन की जो नोटेशन है ये थोड़ी सी लॉन्ग है, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, और हमारा एंड गोल कुछ और था, लेकिन हमने स्टार्ट इस चीज़ से किया कि हम इस नोटेशन को सिंप्लीफाई करें. उसके लिए हमने साइकिल डिफाइन किए. राइट, तो साइकिल में हमने क्या किया, साइकिल एक परमुटेशन है, लेकिन वो ऐसी परमुटेशन है जिसमें अगर आप एक साइकिल लिखेंगे, लेट्स से I0, I1 अप टू सो ऑन IK, तो इसमें क्या होगा कि I0 I1 पे मैप होगा, I1 I2 पे मैप होगा, I3 I4 पे मैप होगा, और आखिरी एलिमेंट जो है फर्स्ट पे मैप होगा. तो ये एक कंप्लीट सर्कल है, ये एक साइकिल है. राइट, इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड साइकिल. राइट, तो अब ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट नोटेशन है, इसमें आपको एक ही लाइन में सब इंफॉर्मेशन मिल रही है. अब साइकिल के बारे में हमने ये भी डिफाइन किया हुआ है कि अगर कोई एलिमेंट साइकिल में अपीयर नहीं हो रहा तो वो फिक्स होगा. ओके, तो अब ये साइक्लिक नोटेशन है. इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखें तो हमने एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखा था जिसमें हमने ये कहा था कि हर परमुटेशन जो है वो डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी जा सकती है. आपके पास कोई भी परमुटेशन हो किसी भी सेट की,
आप उसको प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में लिख सकते हैं, राइट। डिसजॉइंट साइकिल्स क्या हैं? ऐसे साइकिल्स जिनमें कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं हो। ओके, फिर हमने साइकिल की लेंथ डिफाइन की। साइकिल की लेंथ क्या थी कि अगर एलिमेंट्स आपने काउंट करने हैं साइकिल में कितने आ रहे हैं, अगर आपके पास ऐसे 5 एलिमेंट्स हैं तो वो साइकिल की लेंथ 5 है। तो फिर हमने कहा कि अगर साइकिल की लेंथ 2 होगी तो उन साइकिल्स को हम ट्रांसपोजिशंस कहेंगे। ओके, ट्रांसपोजिशंस हमने अलग से क्यों डिफाइन की, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस था कि हमने ये कहा कि हर साइकिल जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कोई भी आप साइकिल लें उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। ओके, राइट। इसका आपने जनरल मेथड भी हमने देखा, जैसे इसी को अगर हमने ट्रांसफॉर्म करना हो तो ये I0 I1 I0 I2 और अप टू सो ऑन I0 IK, ये अगर प्रोडक्ट लेंगे तो ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। तो हर साइकिल जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, तो अब हमने ये कहा कि परमुटेशन प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स है और साइकिल्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस हैं। इसका मतलब है हर परमुटेशन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस है। ओके, तो अब हमने फिर एक और रिजल्ट देखा जिसमें ये कहा गया कि अगर आप किसी परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिखेंगे तो उस प्रोडक्ट में या तो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आएंगी या ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आएंगी। ये नहीं हो सकता कि एक ही जो परमुटेशन है वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है और ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में भी लिखी जा सकती हो, या वो इवन होगी या ऑड होगी। फिर हमने कहा अगर आपका सिमेट्रिक ग्रुप Sn है, उसमें n फैक्टोरियल एलिमेंट्स हैं, तो आपका जो इवन परमुटेशंस हैं वो n फैक्टोरियल ओवर 2 होंगी और ऑड भी n फैक्टोरियल ओवर 2 ही होंगी। आधी इवन होंगी, आधी ऑड होंगी। इसका मतलब है Sn को आप डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, इवन परमुटेशंस और ऑड परमुटेशंस। अब इन पार्ट्स को अगर हम 1 बाय 1 देखें तो जो पार्ट है इवन परमुटेशंस का उसको हमने प्रूव किया कि ये एक ग्रुप बनाता है। ओके, जो इवन परमुटेशंस का पार्ट है, यानी अगर सिमेट्रिक ग्रुप में से सिर्फ इवन परमुटेशंस आप ले लें तो वो एक ग्रुप बनाता है। इसको हमने अल्टरनेटिंग ग्रुप कहा, राइट। और जो आपके पास ऑड परमुटेशंस है उसमें वो ग्रुप नहीं बनाता क्योंकि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मौजूद नहीं है, तो वो ग्रुप कैसे बनाएगा, राइट। तो जो ऑड वाला पार्ट है वो ग्रुप नहीं है, इवन वाला पार्ट जो है वो ग्रुप होगा। तो हमारे पास इस मेथड को यूज करते हुए हमने थोड़ा सा लॉन्ग हमने रूट लिया कि हमारे पास परमुटेशन थी, उसको हमने साइकिल्स की फॉर्म में लिखा, साइकिल्स को ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिखा, और हम यही कहते रहे कि हम अपनी नोटेशन को सिंप्लीफाई करें। लेकिन एंड गोल ये था कि हम अल्टरनेटिंग ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करें। तो अल्टरनेटिंग ग्रुप अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस नहीं आएगा तो इवन और ऑड परमुटेशन की डेफिनेशन भी शायद इस तरह पॉसिबल ना होती। तो फिर हम अल्टरनेटिंग ग्रुप की कोई ऐसी कंक्रीट फॉर्म नहीं दे सकते। तो अल्टरनेटिंग ग्रुप की अब हमारे पास एक बहुत कंक्रीट फॉर्म है। हमने अल्टरनेटिंग ग्रुप में क्या रखना है, सिमेट्रिक ग्रुप है, उसकी जो इवन परमुटेशंस हैं वो सारी की सारी हमने अल्टरनेटिंग ग्रुप में रख देनी है। तो हमारे पास जो अल्टरनेटिंग ग्रुप है वो सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस है और वो इटसेल्फ एक ग्रुप बनाता है। ऑड परमुटेशंस एक ग्रुप नहीं बनाती हैं, राइट। तो अब हमने अल्टरनेटिंग ग्रुप की डिस्कशन स्टार्ट की थी, फिर मैंने आपको A3 की एग्जांपल करके दिखाई कि A3 जो है वो डेफिनेटली एक ग्रुप बनाता है और वो अल्टरनेटिंग ग्रुप है S3 का, और वो सब ग्रुप है ऑफ कोर्स S3 का। तो अल्टरनेटिंग ग्रुप जो है वो अगर मैं AN उसको कहूं, जो हमने AN कहा हुआ उसको, तो AN में क्या है, AN जो है वो सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस है, राइट, ऑफ Sn। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑफ Sn, सिमेट्रिक ग्रुप Sn। ओके, अब हमने ये क्या किया था कि इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था। हमने चारों कंडीशंस चेक की। चारों में इसलिए कह रहा हूं कि अगर बाइनरी ऑपरेशन की आप डेफिनेशन को अगर भूल जाएंगे तो आपके पास ग्रुप वो कभी भी नहीं बनाएगा। बाइनरी ऑपरेशन के अंदर एक बिल्ट इन कंडीशन मौजूद है कि अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को किसी सेट के 2 एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करें, किसी भी 2 एलिमेंट्स के ऊपर, तो उनका रिजल्ट भी उसी सेट में आना चाहिए।
तो इसको मैं अब एक्सप्लिसिटली एक कंडीशन के तौर पे इसलिए स्टेट कर रहा हूँ कि अगर आप ये कंडीशन भूल जाएंगे, आपका सेट ये पॉसिबल है कि बाकी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, लेकिन अगर वो क्लोज नहीं है बाइनरी ऑपरेशन के अंदर तो वो कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा, राइट। तो जब भी आप सबसेट लें तो ये जरूर चेक करें कि बाइनरी ऑपरेशन जो है उस सबसेट के ऊपर डिफाइंड है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा। ओके, तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस है और ये ग्रुप बनाता है, राइट। सो AN इज अ ग्रुप, ठीक है। अब A3 में जैसे मैंने कहा कि 3 एलिमेंट्स आते हैं, वो क्या है, आइडेंटिटी है और एक 1 3 2 है और एक 1 2 3, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी इवन है, ये दोनों भी इवन है, ये हम कर चुके हैं क्योंकि इनको आप 2 ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं और 2 ऑफ कोर्स एक इवन नंबर है। तो A3 की हमने बात कर ली। फिर मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी जिसमें मैंने कहा था कि आप A4 के सारे एलिमेंट्स लिखें और ये भी प्रूव करें कि A4 एक सब ग्रुप है या ग्रुप है अंडर द सेम ऑपरेशन एज SN, राइट। तो ये होपफुली आपने कर ली होगी एक्सरसाइज। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट बात करना शुरू की थी कि सिमेट्रिक ग्रुप है उसमें सारी परम्यूटेशंस हैं, राइट। तो उसका जब हम सबसेट लेते हैं यानी उसका सब ग्रुप लेते हैं तो वो उसको जो इवन परम्यूटेशंस का है वो एक सब ग्रुप बनाता है, फाइन। लेकिन अगर हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप के अलावा कोई और परम्यूटेशंस का ग्रुप हो, जैसे आपके पास ग्रुप है D8, राइट, जैसे आपके पास ग्रुप हो D8, तो या आपके पास इन जनरल D2N हो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक सेट लें AN टिल्डा जिसमें आप कहें is the set, if AN is the set of all even permutations in let's say D2N, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, then is AN tilde a group, ठीक है। क्वेश्चन मैंने ये लास्ट टाइम किया था और मैंने D8 के लिए इसके एग्जांपल को करना स्टार्ट भी किया था। क्वेश्चन ये सेंस बनती है, ऑफ कोर्स आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप है SN, राइट, उसके अंदर से आप इवन परम्यूटेशंस लें तो वो एक ग्रुप बन जाए, सब ग्रुप। अब D8 जो है या D2N है, ये भी तो परम्यूटेशंस का ग्रुप है, ठीक है, ये SN के इक्वल नहीं है लेकिन ये एक परम्यूटेशंस का ग्रुप है। इसमें भी इवन परम्यूटेशंस भी हैं, ऑड परम्यूटेशंस भी हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये D2N जो है ये ग्रुप बनाएगा या नहीं। और ऑफ कोर्स इसमें ये भी क्वेश्चन शायद एज पार्ट है कि अगर D2N में 2N एलिमेंट्स हैं तो क्या इसमें भी N इवन है और N ऑड है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इसको हम चेक कर रहे हैं D8 के लिए। तो D8 के लिए अगर इसकी कोई सेंस बनती है तो शायद हम इसको मजीद जनरलाइज भी कर सकें। तो इसमें मैंने आपको ये एग्जांपल करना स्टार्ट की थी कि आपके पास D8 ये सेट है या ग्रुप है, हमने इसको प्रूव कर चुके हैं, ये ग्रुप है, इसके ऊपर हम बहुत सारी और चीजें भी कर चुके हैं। तो ये आपके पास D8 एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर, राइट। सो इसमें कौन कौन सी सिमेट्रीज आ रही हैं, रोटेशनल और रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज, फ्लिप्स, राइट। तो D8 हमारे पास ये सेट है। अब हमारे पास A4 टिल्डा मैंने डिफाइन किया था लास्ट टाइम, उसमें ये 4 एलिमेंट्स, क्लियरली ये सारे के सारे इवन है, आइडेंटिटी भी इवन है, बाकी तीनों जो हैं वो भी 2 ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे गए हैं, तो इसलिए ये भी इवन है। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं, एक्सरसाइज दी थी मैंने आपको कि क्या ये एक ग्रुप बनाता है या नहीं। ओके, तो मैं इसको चेक करने की कोशिश करता हूं और देखते हैं हम कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ऑफ कोर्स आपने आई एम श्योर कि पहले से ट्राई किया हुआ होगा, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं ये A4 टिल्डा को यहाँ लिख देता हूँ। A4 टिल्डा मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सेट है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें मौजूद है और बाकी एलिमेंट्स हम लास्ट स्लाइड से ले लेते हैं। तो 1 3 2 4 है, इसमें और एलिमेंट्स हैं 1 3 2 4 और इसके अलावा हमारे पास एलिमेंट है
1 4 2 3, ओके, और फाइनली हमारे पास इसके अंदर एक और एलिमेंट है 1 2 3 4, राइट। सो 1 2 टाइम्स 3 4, ठीक है। ये चार एलिमेंट्स हैं हमारे पास A4 टिल्डा के अंदर। अब ये चारों इवन परमुटेशंस हैं, बाकी चारों ऑड हैं, ये अभी हम चेक नहीं कर रहे। आप जब देखेंगे उनको तो आपको यकीन हो जाएगा कि वो वाकई ऑड हैं, लेकिन अभी हम इन इवन की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये इवन परमुटेशंस हैं हमारे पास, इनका मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ क्या ये ग्रुप है या नहीं। ओके, सो हमें पहली कंडीशन में मैं ये चेक करूंगा कि अगर ये सेट है मेरे पास A4 टिल्डा, तो क्या इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन वेल डिफाइंड है या नहीं। अगर इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन ही डिफाइंड नहीं होगा तो ऑफ कोर्स मैं इसको फिर ग्रुप नहीं बना सकता, राइट। सो पहली कंडीशन ये है कि इस सेट में से कोई से दो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करूं, तो उसका मल्टीप्लाई करूं या कंपोजिशन लूं, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूं तो रिजल्ट इसी सेट में आना चाहिए। अब आइडेंटिटी को मैं अगर किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वही एलिमेंट वापस आ जाएगा, तो इसको मुझे चेक करने की हाजत नहीं है। अब मैं बाकी एलिमेंट्स को लेके 1 बाय 1 चेक करता हूं कि क्या हो रहा है। 1 3 2 4 एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, प्लीज रिमेंबर दैट। और इसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इस एलिमेंट को मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 4 2 3 के साथ, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट क्या दे रही है मुझे, पहली लेफ्ट वाली परमुटेशन से मैं स्टार्ट करूंगा। 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं लेट्स से 1 2 3 4। 1 3 पे मैप हो रहा है, और सेकंड में चला जाऊंगा, 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, तो 1 इन द एंड किस पे मैप हो रहा है, 2 पे मैप हो रहा है। सेकंड वाले में 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं 2 को लेके चलता हूं, तो 2 जो है यहाँ पे मेरे पास 2 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, और इसमें 2 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, तो 2 इन द एंड जो है वो 3 पे मैप हो रहा है। और फिर हम अगर 3 की बात करें तो फर्स्ट वाली में 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, और सेकंड वाली में 1 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, तो 3 जो है वो इन द एंड 4 पे मैप हो रहा है, ओके। और फाइनली अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 जो है वो फर्स्ट वाली में 2 पे मैप हो रहा है, और सेकंड वाली में 2 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, तो 4 जो है वो 3 पे मैप हो जाएगा। अब इस परमुटेशन को अगर मैं साइकिल्स या ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मेरे पास ये आ जाएगी 1 goes to 2 and 2 goes to 3, 3 goes to 4 and 4 goes to 4, 3 goes to 4, 4 goes to 3। ये इसमें हमने कोई एरर किया, सो हमें ये दोबारा चेक करनी चाहिए। 1 goes to 3, ओके, एंड 3 goes to 2। 1 goes to 3 और इसमें 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, ये ठीक है। अगर हम 2 की बात करें, 2 4 पे मैप हो रहा है यहाँ पे, और 4 यहाँ पे 3 पे नहीं बल्कि 1 पे मैप हो रहा है, ओके। सो अगर हम इसको करेक्ट करें तो हमारे पास 2 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, और सेकंड वाली में 4 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, नहीं? तो ये हमारे पास एक करेक्शन है इसमें, तो यहाँ पे भी फिर 1 आ जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास 1 आ गया। अब अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट करूं तो 1 2 पे जा रहा है और 2 1 पे, दैट्स इट, और 3 4 पे और 4 3 पे, सो ये 3 4 आ जाएगा। और 1 2 3 4 इसमें मौजूद है, ये एलिमेंट है, तो इसका मतलब है इन दोनों फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो तो डेफिनेटली इस सेट में मौजूद है। अब ऑफ कोर्स इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इस सेट में, तो वो सारे चेक करने होंगे। मैं कुछ और 1-2 और चेक करके देखता हूँ, और फिर बाकी मैं आपके लिए छोड़ दूंगा कि आप इसको चेक कर लीजिएगा। 1 3 2 4 को थर्ड एलिमेंट से अगर मैं या फोर्थ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या आंसर आता है, तो ये आपके पास एक परमुटेशन आएगी 1 2 3 4। अब इसमें फिर देखते हैं 1 3 पे मैप हो रहा है, और सेकंड वाले में 3 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, तो इन द एंड 1 जो है वो 4 पे मैप हो जाएगा। और 2 इसमें 4 पे मैप हो रहा है, और सेकंड वाली में 4 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है,
राइट। सो 2 जो है वो 3 पे मैप होगा। इसी तरह हमारे पास 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है फर्स्ट वाली में, और सेकंड वाली में 3 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, तो 3 जो है वो 4 पे मैप हो जाएगा। और फाइनली सो 1 जो है वो इसमें 3 पे मैप हो रहा है और 3 4 पे, दैट्स करेक्ट। और 2 जो है वो इसमें 4 पे मैप हो रहा है और 4 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, तो 2 जो है वो 3 पे मैप हो जाएगा। 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है और 1 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, राइट। सो ये जो हम एरर्स करें ये हम इसको इजीली देख सकते हैं, हम थोड़ा सा केयरफुल रहें तो कोई मसला नहीं होगा। 1 जो है सेकंड वाली में 2 पे मैप हो रहा है, तो ये हमारे पास 2 होना चाहिए, राइट। तो ये एलिमेंट जो है ये 2 होना चाहिए। ओके फाइन। और हमारे पास लास्ट में अगर 4 को मैं देखूं तो 4 यहां पे 2 पे मैप हो रहा है, ओके, और 2 इसमें 2 1 पे मैप हो रहा है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 4 पे मैप हो रहा है 4 1 पे, तो ये 1 4 आ जाएगा, और इसी तरह 2 3 आ जाएगा। तो 1 4 2 3 भी इसी सेट में मौजूद है, इसलिए हमारे पास ये भी ट्रू है कि इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी इसी सेट में। ओके, सो ये हमारे पास काफी इजी हो गया है कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, उनका दो एलिमेंट्स अभी तक जितने भी चेक किए मैंने, उन दोनों का प्रोडक्ट इसी सेट में मौजूद है। अब इसके अलावा जो है कुछ और कॉम्बिनेशंस भी हैं, जैसे आप थर्ड एलिमेंट को 4 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, तो ये कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कीजिएगा। तो मैं ये क्लेम कर रहा हूं, मेरा ये क्लेम है कि A4 टिल्डा इज क्लोज्ड अंडर कंपोजिशन, लेट्स से, ठीक है। अब सेकंड में मुझे ये चेक करना है कि ये एसोसिएटिव है, लेकिन ये A4 टिल्डा जो है ये एक सबसेट है D8 का, तो D8 जो है वो एसोसिएटिव है ऑलरेडी, तो इसको मैं ऑलरेडी हम ये फैक्ट काफी बार यूज कर चुके हैं, तो ये एसोसिएटिविटी मैं चेक नहीं करूंगा। और फाइनल में मुझे सेकंड लास्ट जो मेरे पास स्टेटमेंट है उसमें मुझे ये चाहिए कि इस सेट के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। अब जो आइडेंटिटी परमुटेशन है वो इस सेट में मौजूद है, और ये आपको पता है D8 से ही पता है कि आइडेंटिटी जो परमुटेशन है उसको आप इस सेट के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। तो आइडेंटिटी I इज द आइडेंटिटी ऑफ A4 टिल्डा। ओके राइट। अब फाइनल जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो ये है कि हमें इससे सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो A4 टिल्डा जो है, फिर मैं एक बार लिख लेता हूं ताकि आइडेंटिटी है मेरे पास, और इसके अलावा कौन से एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, 1 3 2 4 है, 1 4 2 3 है, और इसी तरह 1 3 2 4 है, और 1 4 2 3 है, और 1 2 3 4 है, सॉरी 1 2 3 और 4 है। तो ये आपके 4 एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। अब इनका इन्वर्स फाइंड करना है मैंने 1 बाय 1। आइडेंटिटी खुद अपना इन्वर्स है, ये 4th कंडीशन में चेक कर रहा हूं। आइडेंटिटी खुद अपना इन्वर्स है, राइट। सो I इज इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। ओके, अब इसके बाद हम अगर सेकेंड एलिमेंट लें 1 3 2 4, तो इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। आइडेंटिटी खुद इसका इन्वर्स नहीं हो सकती, राइट, क्योंकि अगर इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही एलिमेंट वापस आ जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स इसके साथ मुझे एक ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है कि आखिर में रिजल्ट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आए, राइट। सो 1 3 2 4 के साथ में 1 3 2 4 को ही मल्टीप्लाई करके देखता हूं और मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। तो मेरे पास रिजल्ट ये है कि लेट्स से 1 2 3 4 ये मेरी परमुटेशन है, तो 1 3 पे मैप हो रहा है इसमें, और सेकंड वाली परमुटेशन में 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, सो 1 1 पे मैप होगा। और फिर 2 की बात करें तो 2 4 पे मैप हो रहा है यहाँ पे, और 4 जो है सेकंड वाली में 2 पे मैप हो रहा है, तो ये 2 पे आ जाएगा। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं नेक्स्ट वन 3 पे और
फिर 4 पे मैप हो जाएगा, तो ये आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट जो है ये खुद ही अपना इन्वर्स है। सो दिस बेसिकली इंप्लाइज कि 1 3 और 2 4 इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। okay? अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करूं अगर 1 4 और 2 3 की, अगेन इसको खुद से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, शायद इसी से हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। 1 4 2 3 जो है उसकी आपस में प्रोडक्ट क्या है, 1 2 3 4। इसमें 1 4 पे मैप हो रहा है और नेक्स्ट वाले में 4 जो है वो 1 पे मैप हो जाएगा। फिर ये 1 पे आ गया। 2 की बात करें तो 2 3 पे मैप हो रहा है और नेक्स्ट में 3 जो है वो 2 पे मैप होगा, तो ये 2 पे आ गया। और इसके बाद अगर मैं 3 की भी बात कर लूं तो 3 यहाँ पे 2 पे मैप हो रहा है और 2 यहाँ पे 3 पे मैप हो रहा है, ये 3 पे आ जाएगा और इसी तरह ये 4, तो ये भी आइडेंटिटी आ जाएगा। तो सिमिलरली ये जो एलिमेंट है 1 4 2 3 ये भी है इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ओके, एक एलिमेंट रह गया, उसका इनवर्स अगर मिल गया तो ये ग्रुप बन जाएगा हमारे पास। तो वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट है 1 2 और 3 4। इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इसी से 1 2 3 4, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे, तो 1 2 3 4 का रिजल्ट जो है आप चेक कीजिएगा 1 2 3 4 ही आएगा, तो ये आइडेंटिटी है ऑफ कोर्स। सो फाइनली फिर 1 2 3 4 जो है is also inverse of itself। ठीक है, तो अब मैंने सारे एलिमेंट्स लिए और उनका इनवर्स फाइंड किया। लकीली इस सेट के अंदर जितने भी चारों एलिमेंट्स हैं वो सब अपने ही इनवर्स हैं, सो दे आर इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये हुआ कि A4 टिल्डा जो है ये एक ग्रुप है, A4 टिल्डा इज अ ग्रुप। ओके, तो ये सब ग्रुप भी है किस ग्रुप का, ये सब ग्रुप है D8 का। अब A4 टिल्डा जो है ये सब ग्रुप S4 का भी है, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास एक डेवलपमेंट है कि हमने S4 लेट्स से लें, S4 का एक सब ग्रुप D8 है? इसी तरह S4 का एक सब ग्रुप A4 भी है, लेकिन अगर हम D8 में से सिर्फ इवन परमुटेशंस लेंगे तो वो भी एक सब ग्रुप है, तो वो भी सब ग्रुप S4 का भी है, वो D8 का भी है। तो इसका मतलब है हमने S4 के इवन परमुटेशंस के 2 सब ग्रुप्स फाइंड कर लिए। एक तो A4 है जिसके अंदर सारी की सारी इवन परमुटेशंस आप रखेंगे, लेकिन A4 टिल्डा जो है वो A4 का भी सबसेट है, राइट। उसमें सारी इवन परमुटेशंस नहीं आ रही, लेकिन कुछ स्पेशल इवन परमुटेशंस आ रही हैं। तो A4 टिल्डा जो है वो A4 का सब ग्रुप है और A4 जो है वो इसी तरह S4 का सब ग्रुप है। तो ये मतलब कुछ मजीद सब ग्रुप्स हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप के। तो हमारे पास क्या आ गया कि A4 टिल्डा जो है वो है इज अ सब ग्रुप ऑफ D8। ठीक है, अब ये जो A4 टिल्डा है इसमें इवन परमुटेशंस है, तो ये खुद भी A4 में है, राइट, क्योंकि A4 में सारी की सारी इवन परमुटेशंस हैं 4 एलिमेंट्स की। तो A4 टिल्डा जो है उसमें कुछ परमुटेशंस हैं 4 एलिमेंट्स की। तो A4 टिल्डा जो है ये सब ग्रुप है A4 का, और A4 जो है वो सब ग्रुप है S4 का। इसी तरह एक और रूट भी है, A4 टिल्डा जो है वो सब ग्रुप है D8 का, और D8 जो है वो सब ग्रुप है S4 का, राइट। तो इस तरीके से हम इवन परमुटेशंस के एक से ज्यादा सब ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। इससे आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि हर दफा ये जरूरी नहीं है कि आप सारी की सारी इवन परमुटेशंस लेंगे तो ही सब ग्रुप बनेगा। अगर आप कुछ इवन परमुटेशंस भी ले लेंगे तो भी सब ग्रुप बन सकता है। A4 तो सारी इवन परमुटेशंस लेंगे तो वो तो जरूर ही सब ग्रुप बनेगा, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि उसमें से कुछ इवन परमुटेशंस आप लें जो कि स्पेशल इवन परमुटेशंस हैं, वो भी आपके पास सब ग्रुप बना सकती हैं।
तो आपके पास A4 टिल्डा जो है वो सब है D8 का। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं जिसका आंसर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि क्या AN टिल्डा विच इज द सेट ऑफ even permutations of D2n, ठीक है। क्वेश्चन मेरा यह है कि इज AN टिल्डा a subgroup of D2n and hence a subgroup of SN। ये क्वेश्चन है। इसका आंसर ट्रिवियल होना चाहिए आपको। अगर D8 के केस में मैंने आपको एक सब ग्रुप दिया है तो इसके लिए आप मतलब लेट्स से आप D10 के लिए आप चेक करेंगे A5 टिल्डा क्या उसका सब ग्रुप बनेगा या नहीं, राइट। तो यहाँ पे मैं अपने अल्टरनेटिंग ग्रुप्स की जो डिस्कशन है उसको क्लोज करता हूँ। तो अल्टरनेटिंग ग्रुप्स क्या हैं? वो सब ग्रुप्स हैं SN के जिसमें सिर्फ इवन परमुटेशंस आती हैं, और फिर मैंने D2n के भी आपको मैंने आइडिया दे दिया कि उसके आप इवन परमुटेशंस के कुछ सब ग्रुप्स भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब इसको मैं इस डिस्कशन को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और मैं अपने सिमेट्रिक ग्रुप की तरफ वापस आता हूँ। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करके हम फिर इंशाल्लाह आगे मूव कर जाएंगे, राइट। ये हमारे पास एक फैक्ट है। फैक्ट में ये कह रहा हूं मैं कि SN जो है वो नॉन अबिलियन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, राइट। अब नॉन अबिलियन का क्या मतलब है कि इट्स नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। SN जो है वो एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप नहीं है। अब इसको ऑफ कोर्स आप चाहेंगे कि मैं इसको चेक करूं, तो S3 जो है उसकी मैं बात कर लेता हूं स्टार्ट में। तो S3 जो है वो मेरे पास अगेन फिर वही ग्रुप में बार बार लिख रहा हूं। 1 3 2 है, 1 2 3 है, 2 3 है, 1 3 है और 1 2 है। ये मेरे पास ग्रुप है, ओके। अब हमारे पास S3 के अंदर हमने ये चेक करना है कि क्या ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं, ओके। अगर हम इसको चेक करेंगे तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई से दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं। कॉम्यूटेटिव ग्रुप कब होता है? G इज कॉम्यूटेटिव या अबिलियन। अबिलियन और कॉम्यूटेटिव एक ही चीज है। कॉम्यूटेटिव या अबिलियन इफ AB इज इक्वल टू BA फॉर ऑल AB इन G। तो ग्रुप कॉम्यूटेटिव कब होगा? जब कोई से दो एलिमेंट्स आप लें किसी ग्रुप G में, तो उनको जब आपस में मल्टीप्लाई करें, A को B से मल्टीप्लाई करें या दूसरे ऑर्डर में B को A से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो ग्रुप आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। अगर आपका सिर्फ एक भी ऐसा पेयर मिल जाए एलिमेंट्स का जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी उनको डिफरेंट ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो डिफरेंट आंसर आए, तो आपके पास ग्रुप कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, ओके। अब हमारे पास एक नॉन अबिलियन ग्रुप की हम एग्जांपल पहले देख चुके हैं। वो क्या था? ग्रुप ऑफ मेट्रिसेस। अगर आप 2 क्रॉस 2 मेट्रिसेस लें अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो और ऑफ कोर्स उसमें आपको इन्वर्टेबल मेट्रिसेस लेने पड़ेंगे। तो इन्वर्टेबल 2 क्रॉस 2 मेट्रिसेस अगर लें अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन मेट्रिसेस की कॉम्यूटेटिव नहीं होती, तो ये ग्रुप भी कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। अब S3 की अगर मैं बात करूं तो S3 के अंदर मेरे पास 1 3 2 है और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 के साथ, ओके। मल्टीप्लाई करके देखता हूं क्या आंसर आता है। बार बार हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसको, लेकिन फिर एक बार इसको देख लेते हैं क्या आ रहा है। 1 3 पे मैप हो रहा है फर्स्ट वाली में, और सेकंड वाली में 3 1 पे मैप हो रहा है, राइट। तो आपके पास जो है 1 3 पे मैप हो रहा है और 3 1 पे मैप हो रहा है। इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास कोई इतनी रेलेवेंट एग्जांपल नहीं है। इसको मैं कंटिन्यू नहीं करता क्योंकि इसमें आंसर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, ओके। सो लेट्स सपोज मैं कोई और एलिमेंट्स लेता हूं इसमें से। मे बी मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 3 को 1 3 से, राइट। 2 3 और 1 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें।
तो मेरे पास आंसर आ रहा है फर्स्ट वाली में 1 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, राइट। इस साइकिल में 1 मौजूद नहीं है तो वो फिक्स्ड है, तो 1 1 पे मैप हो रहा है, और सेकंड वाली में 1 3 पे मैप हो रहा है, तो इन द एंड 1 जो है वो 3 पे मैप हो जाएगा, राइट। फिर फर्स्ट में 2 3 पे मैप हो रहा है और सेकंड वाली में 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, तो 2 जो है वो 1 पे मैप हो जाएगा। और फाइनली फर्स्ट वाली में 3 2 पे मैप हो रहा है और सेकंड वाली में 2 फिक्स्ड है, तो 3 जो है वो 2 पे ही मैप हो जाएगा। तो हमारे पास ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इस ऑर्डर में वो आ रहा है 1 3 और 2, राइट। अब इन दोनों को किसी और ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 3 को 2 3 से मल्टीप्लाई करें, लेट्स सी क्या आंसर आता है। अब हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ओके, सॉरी 1 3 पे मैप हो रहा है और 3 जो है सेकंड वाले में 2 पे मैप हो रहा है, तो 1 जो है वो 2 पे मैप हो जाएगा। 1 3 पे मैप हो रहा है और 3 सेकंड वाले में 2 पे मैप हो रहा है, ओके। इसी तरह अगर आप 2 की बात करें तो 2 यहाँ पे फिक्स्ड है, लेकिन सेकंड वन में 2 3 पे मैप हो रहा है, तो 2 जो है वो 3 पे मैप हो जाएगा। और फाइनली फर्स्ट वन में 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है और सेकंड वन में 3 फिक्स्ड है, तो 3 जो है वो 1 पे चला गया। अब ये जो परम्यूटेशन है ये हमारे पास आ रही है कि 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे और 3 1 पे, तो ये आ रही है आपके पास 1 2 और 3। अभी 1 2 3 जो है ये 1 3 2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आप मैं पेयर लूं 2 3 और 1 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं डिफरेंट ऑर्डर में, तो मेरे पास डिफरेंट आंसर्स आते हैं। इसका मतलब S3 जो है वो अबिलियन ग्रुप नहीं है। इसके अलावा भी आप एक से ज्यादा और पेयर्स ले सकते हैं जिसमें आप उनको डिफरेंट ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर डिफरेंट आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि S3 जो है वो डेफिनेटली कॉम्यूटेटिव नहीं है, S3 जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। इसी तरह आप S4 के लिए आप ट्राई कीजिएगा कि S4 में कोई से 2 एलिमेंट्स आप लें, उसमें चेक करें कि क्या वो कॉम्यूटेटिव आता है या नहीं। अगर वो कॉम्यूटेटिव आ जाता है तो फिर आपने कुछ गलत किया होगा। Sn जो है इन जनरल कॉम्यूटेटिव नहीं है किसी भी n के लिए। ऑफ कोर्स n बिगर देन और इक्वल टू 3 की बात हो रही है। S2 जो है वो कॉम्यूटेटिव है, उसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। S1 भी एक अबिलियन कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। तो अगर आप 3 से बिगर n लेंगे या 3 के इक्वल भी लेंगे तो आपके पास Sn जो है वो एक नॉन अबिलियन ग्रुप आएगा, ओके। सो ये आपका एक फैक्ट है। तो अभी तक फिर आपके पास एक ही एग्जांपल थी नॉन अबिलियन ग्रुप की, वो थे इनफाइनाइट ग्रुप्स, राइट। इनफाइनाइट ग्रुप्स थे और वो क्या थे, ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस थे, और वो भी क्या इन्वर्टेबल मैट्रिसेस थे अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आपके पास नॉन अबिलियन ग्रुप्स की एग्जांपल्स आ गई, राइट। अगर आपके पास, अगर आप कहते हैं कि 6 एलिमेंट्स का मुझे एक नॉन अबिलियन ग्रुप चाहिए, आप कहेंगे कि S3 जो है वो नॉन अबिलियन है। इसके बाद 7 8 एलिमेंट्स जो हैं इनकी बात हम करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो 24 एलिमेंट्स का अगर नॉन अबिलियन ग्रुप चाहिए तो S4 आपके पास मौजूद है, राइट। तो इस तरह आप नॉन अबिलियन ग्रुप्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनाइट ऑर्डर के भी नॉन अबिलियन ग्रुप्स होते हैं। ये आपके जो है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है इसका, कि अभी तक जो एक ही नॉन अबिलियन ग्रुप हमें पता था, वो नॉन अबिलियन ग्रुप क्या था, वो था ग्रुप ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर के भी कुछ नॉन अबिलियन ग्रुप्स हमें पता है, और जो कि बहुत सारे हैं और बहुत सारे ऑर्डर्स के, ओके। तो Sn जो है इन जनरल नॉन अबिलियन होता है, राइट। इसको आप याद रखिएगा, राइट। यहाँ पे मैं जो आपकी सिमेट्रिक ग्रुप की जो डिस्कशन है उसको मैं परम्यूटेशन ग्रुप्स और सिमेट्रिक ग्रुप्स की डिस्कशन को क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये ग्रुप्स बार बार अब अपीयर होते रहेंगे, लेकिन अब जो भी इनके बारे में हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, इन फैक्ट्स को मैं यूज करूंगा और इन ग्रुप्स को मैं यूज करूंगा, लेकिन इनकी डिटेल में अब हम नहीं जाया करेंगे। तो सिमेट्रिक ग्रुप हमने डिफाइन कर दिया, अल्टरनेटिंग ग्रुप हमने डिफाइन कर दिया, उनको प्रूव भी कर दिया कि वो ग्रुप्स होते हैं, और हमने एग्जांपल्स भी बहुत सारी देखी सिमेट्रिक ग्रुप्स की, स्पेशल ग्रुप्स भी देखे, डायहेड्रल ग्रुप्स भी देखे। तो अब इसमें हमारे पास इस डिस्कशन को क्लोज करते हुए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमें नजर आया, वो ये है कि सिमेट्रिक ग्रुप्स जो हैं वो इन जनरल जो है
कॉम्यूटेटिव नहीं है, अबिलियन ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर आप अबिलियन प्रॉपर्टी को देखें तो वो क्या है कि दो डिफरेंट ऑर्डर्स में अगर आप दो एलिमेंट्स आपने मल्टीप्लाई करें किसी ग्रुप के, तो आपके पास आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। अब ये अबिलियन की प्रॉपर्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी ग्रुप के लिए, और ये बहुत रियलिस्टिक है एक्सपेक्ट करना कि दो डिफरेंट ऑर्डर में सेम चीजों को अगर हम रखें तो उनका रिजल्ट जो है वो सेम आना चाहिए, राइट। मतलब रियल लाइफ में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं दो डिफरेंट चीजें हैं, उनको हम डिफरेंट ऑर्डर में अगर रख दें तो वो हमारे लिए वो ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। दो चेयर्स हैं, आप उनको मतलब डिफरेंट जगह पे रख दें तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ठीक है दो चेयर्स ही हैं, तो ये मतलब सेम ही है ये चीज ना। इसी तरह बाकी भी जो भी रियल लाइफ के फिनोमेनाज हैं उसमें ज्यादातर अबिलियन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ट्रू हो। तो इसी तरह ग्रुप थ्योरी में जो अबिलियन ग्रुप्स होते हैं या कॉम्यूटेटिव ग्रुप्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब ये ज्यादा नेचुरल ग्रुप्स हैं और ये बहुत क्रूशियल ग्रुप्स हैं। अब ये जो सिमेट्रिक ग्रुप्स हैं ये अबिलियन नहीं है, और इसी तरह बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, आगे जाके हम आपको एक जनरल रिजल्ट भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि नॉन अबिलियन ग्रुप्स जो हैं वो लातादाद हैं, बहुत सारे हैं। तो हम अगले जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कभी भी नॉन अबिलियन नहीं हो सकते, right? वो बहुत स्पेशल ग्रुप्स हैं इस सेंस में कि वो हमेशा अबिलियन होते हैं और उनकी और भी इसके अलावा भी बहुत सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। शायद जितना हम इन ग्रुप्स के बारे में जानते हैं जो हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं, इतना शायद हम किसी भी और ग्रुप के बारे में नहीं जानते। तो ये मतलब बहुत वेल नोन ग्रुप्स हैं और इनको यूज करते हुए हम बहुत सारे और फैक्ट्स को प्रूव करते हैं और बहुत सारी ग्रुप्स की और प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं। इन स्पेशल ग्रुप्स को हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप्स। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है जो इस लेक्चर में भी और होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में भी चलेगा वो है साइक्लिक ग्रुप्स का टॉपिक। अब साइक्लिक ग्रुप क्या होता है हमारे पास, मैं एक साइक्लिक सब ग्रुप की डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं और इसी डेफिनेशन को मैं जनरलाइज करूंगा कि ये ग्रुप के केस में ये डेफिनेशन क्या बनेगी। अब हमारे पास एक ग्रुप है जी, ठीक है, जी हमारे पास कोई सा भी ग्रुप है। अगर आप उसमें से कोई एलिमेंट लें, किसी ग्रुप जी में से कोई एक एलिमेंट लें और उस एलिमेंट से अगर आप एक नया सेट जनरेट करें, कैसे नया सेट जनरेट करें, ऐसे जनरेट करें कि आपके पास कोई एलिमेंट है जी का, तो उस एलिमेंट के सारे मल्टीपल्स फाइंड करें, ओके, और उनको एक सेट में रखें। ए जो है वो सेट है, लेट्स से उसमें एलिमेंट ए तो आ रहा है, उसका आपस में मल्टीप्लाई करें ए को ए से, तो ए स्क्वायर भी उसमें आ रहा है, ए क्यूब भी आ रहा है, ए टू द पावर 4 भी आ रहा है, इस तरह ए टू द पावर n टोटल आ रहे हैं। मतलब ए को मल्टीप्लाई करते जाएं आपस में, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास और क्या आ रहा है, आप इसकी नेगेटिव पावर्स भी ले सकते हैं, 1 ओवर ए लेट्स से, तो ए टू द पावर -1 भी इसमें आ रहा है, राइट, ए टू द पावर -2 भी आ रहा है, ए टू द पावर -3 भी आ रहा है, और कीप गोइंग। इसके अलावा एक और पावर इसमें आ रही है, वो है ए टू द पावर 0। हमने क्या करना है, इस ए को जो हमने एलिमेंट लिया किसी ग्रुप में से, उसको मल्टीप्लाई करते जाना है, यानी उसके थ्रू जितने भी और एलिमेंट्स आ रहे हैं ग्रुप के उनको एक सेट में लिखना है। तो एलिमेंट ए लिया, उसकी एलिमेंट्स को उसी को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है, या जो भी बाइनरी ऑपरेशन हो, ये अभी आगे जाके डिस्कशन को मैं मजीद एनहांस करता हूं। उसके एलिमेंट्स को अभी हम ये अज्यूम करते हैं मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है, तो उस सेट को आप उस एलिमेंट को जो आपने ग्रुप में से लिया है उसको आपस में मल्टीप्लाई करें, कोई और एलिमेंट यूज नहीं कर सकते हैं, उसी की पावर्स लेनी है, पॉजिटिव पावर्स ले सकते हैं, नेगेटिव पावर्स ले सकते हैं, 0 पावर ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी और एलिमेंट आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा एक सेट बनाएं, तो अब ये सेट जो है ये क्या है, ये पावर्स हैं ए की, कौन सी पावर्स हैं, nth पावर्स हैं, और n कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर्स क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, होल नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर्स,
और 0 भी ऑफ कोर्स उसमें आ रहा है, राइट। तो इसकी कोई भी इंटीजर पावर अगर आप लें और उसको एक सेट में रखें, तो हम ये क्लेम कर रहे हैं कि H जो है, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, ये क्लेम है मेरा कि आप इस तरह जो H बनाएंगे वो G का सब ग्रुप होगा। ओके, ये पहला क्लेम है। दूसरा क्लेम ये है कि आप ये जो सब ग्रुप है इसको फिर हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। तो अगर ये सब ग्रुप जो है जो आपने सेट बनाया जिसको सिर्फ एक एलिमेंट के थ्रू आप लेट्स से जनरेट कर रहे हैं, राइट। जनरेट किस तरह कर रहे हैं, वही एलिमेंट यूज हो रहा है, उसी को यूज करते हुए हम उस सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो ये समझ लें कि जनरेशन का एक प्रोसेस है, उससे नए एलिमेंट हम बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो उसी एलिमेंट से जनरेट किए हुए सारे एलिमेंट्स जो हैं उस सेट में रखें। तो मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि ये सब ग्रुप है। इस क्लेम को मैं आपके सामने प्रूव भी करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ मजीद एग्जांपल्स इसकी दिखाना चाहूंगा कि क्या एग्जांपल्स हैं इसकी, क्या मतलब है इस डेफिनेशन का। अच्छा, इसकी एग्जांपल करने के लिए लेट्स से आपके पास कोई ग्रुप लेना पड़ेगा। स्टार्ट में ग्रुप में ले लेता हूं इंटीजर्स का, राइट। अब इंटीजर्स जो है वो मैं एडिशन के अंदर ही ले सकता हूं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो नहीं ले सकता, क्योंकि एडिशन के अंदर ही Z ग्रुप बनाता है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर नहीं बनाता। होपफुली ये आपको चीजें याद होंगी, काफी टाइम हो गया इस चीज को हमें किए हुए, लेकिन ये चीजें प्लीज याद रखिएगा। इंटीजर्स के जो है वो एडिशन के अंदर एक ग्रुप बनाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसमें से कोई एक एलिमेंट मैंने लेना है, कोई एक एलिमेंट। लेट्स से मैं एलिमेंट ले लेता हूं A जो है वो 2 है, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन मेरा एडिशन का है, तो मैंने ये करना है कि इस एलिमेंट से इसी एलिमेंट को इसी एलिमेंट में ऐड करके जो मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एलिमेंट्स मैंने लिखने हैं, राइट। जो भी एलिमेंट्स इस एलिमेंट को ऐड करके मेरे पास आ रहे हैं वो मैंने एलिमेंट्स इसमें लिखने हैं। तो मैंने एक सेट नया बनाना है H, जिसमें मैं ये एलिमेंट्स लिख रहा हूं। 2 आएगा ऑफ कोर्स, इसके अंदर 2 + 2 भी आएगा फिर, जो कि 4 है, और फिर इसी तरह 2 + 2 + 2 भी आएगा जो कि 6 है, और इसी तरह आप इसमें 8 भी आएगा और 10 भी आएगा और 12 भी आएगा अप टू सो, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास इंटीजर्स की बात हो रही है, राइट। तो इसके सारे के सारे इंटीजर्स की जो एडिशन की अगर बात कर रहे हैं, या तो फिर इसके अंदर नेगेटिव एडिशन की कैसे बात करेंगे। वेल, आप इसको यूं समझने के लिए आप यूं कर सकते हैं कि 2 को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 में से तो -2 आएगा, वो भी इसी सेट में होना चाहिए। कुछ इस तरह के आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जब भी आप एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं, लेट्स से ये है, तो ये n अगर हैं तो ये इक्वल होता है n टाइम्स z के, n टाइम्स a के, राइट। अब अगर n में कोई भी इंटीजर ले सकता हूं, तो n अगर मेरे पास कोई भी इंटीजर है तो नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन भी एडिशन भी सॉर्ट ऑफ हमारे लिए डिफाइंड है। तो अगर मैं n नेगेटिव लूंगा तो मेरे पास इस तरह के एलिमेंट्स भी आएंगे, -2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और इसी तरह कीप गोइंग। और इन दोनों को आपस में अगर ऐड करूंगा 2 और -2 को, तो 0 भी इसमें आना चाहिए। तो ये इसमें जितने भी इंटीजर मल्टीपल्स हैं a के, वो सब इसमें आएंगे। अब इस सेट को थोड़ा कॉम्पैक्ट करके अगर मैं लिखूं तो इसमें आ रहे हैं 0 और +-2 और +-4 और +-6 एंड अप टू सो ऑन। तो ये सारे इस सेट में किस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं, सारे इंटीजर मल्टीपल्स आ रहे हैं 2 के। तो 2 टाइम्स n है, जो कि n एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये ग्रुप जो है इसको मैं 2 से जनरेट कर रहा हूं, 2 से ये जनरेट हो रहा है। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं 2 से जनरेट कर सकता हूं। 2 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट जो है वो मेरे पास आ जाएगा। तो इस सेट को मैं 2 से जनरेट कर रहा हूं, तो इसकी नोटेशन के लिए ये हम यूज करते हैं, ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन और इसके दरमियान 2 लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो सेट है ये 2 से जनरेट हुआ है। अगर आपको सिर्फ यही नोटेशन बता दी जाए तो आप
आप इससे ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अब 2 से जितने भी जनरेट होके एलिमेंट्स, जितने भी मैं बना सकता हूँ 2 से एलिमेंट्स, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ कोर्स यहाँ पे एडिशन है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स मैं इस सेट के अंदर रखूंगा। ओके, अब क्या ये सेट सब ग्रुप है G का, Z का? अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ये अर्लियर एक्सरसाइजेज में कि ये हमारे पास एक सब ग्रुप है, इज अ सब ग्रुप ऑफ Z। अब इसको इन जनरल हम अभी प्रूव कर देते हैं कि H जो है वो एक सब ग्रुप होगा अगर H को हम इस तरह से बनाएंगे। ओके, एक और एग्जांपल छोटी सी करके फिर मैं आपको उसका प्रूफ दिखाता हूँ, अपना जो फैक्ट, जो क्लेम मैंने किया हुआ उसका। ओके, सो ये हमारे पास आ गया जो सेट है जो मैंने 2 से जनरेट किया। ओके, अब इस H को मैं कहूंगा ये साइक्लिक सब ग्रुप है G का, जो कि जनरेट हो रहा है 2 से। सो H here is a cyclic subgroup of the group G generated by 2। अब अगर मैं 3 ले लूं यहाँ पे एलिमेंट A जो है वो 3 ले लूं, और 3 से जनरेट होने वाले जो सेट है उसमें फिर क्या आएंगे 3 टाइम्स n, और n कोई भी इंटीजर है, राइट? तो इसमें बेसिकली ये एलिमेंट्स आ रहे हैं 0 और प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस 9 और सो ऑन। तो 3 के सारे मल्टीपल्स इस सेट में आ रहे हैं। अब अगेन ये भी एक ग्रुप है और सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ Z प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 साइक्लिक सब ग्रुप्स आ गए Z के, राइट? तो अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास ये आ जाता है, कोई और अगर हम सेट लेके उसके कुछ सब ग्रुप्स फाइंड करने की कोशिश करें, तो लेट्स से हमारे पास एक सब ग्रुप है, एक ग्रुप है R, और अंडर एडिशन ही ले लेते हैं लेट्स से। ओके, अंडर एडिशन अगर आप लें R, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अगर हमने सब ग्रुप फाइंड करने हैं तो कोई एलिमेंट अगर आप लें A इक्वल्स टू 2, अब इसके अगेन वही बात है कि हमने ऐड करना है इस एलिमेंट को, और हमने जितने भी इसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो अपने फाइंड करने। और इन जनरल जो सेट है जनरेटेड बाय 2, वो क्या होगा 2 टाइम्स n, और n जो है एक इंटीजर। ये सारे के सारे एलिमेंट्स R प्लस में है, तो ये फिर वही ग्रुप बन जाता है, और ये मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल नहीं है। लेकिन अगर आप लें R और अंडर मल्टीप्लिकेशन, ओके, और एलिमेंट आपका 2 ही रहे, तो अब आपके पास जो सेट है जो 2 से जनरेट हो रहा है वो क्या आएगा, वो है अब प्रोडक्ट्स हैं 2 की पावर्स हैं 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 3 up to so on। और इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव सारी पावर्स जो हैं 2 की लेनी हमने, तो 2 to the power -1 भी आएगा, 2 to the power -2, -3 up to so on। तो जो मेरा सेट है 2 से जनरेट हो रहा है उसमें मेरे पास ये सारे एलिमेंट्स आएंगे 2 to the power n, n जो है वो एक इंटीजर है। अब अगर आप ये प्रूव करना चाहें कि क्या ये एक सब ग्रुप है या नहीं, आपको ये इजीली आप प्रूव कर सकते हैं, आई एम श्योर कि ये एक सब ग्रुप है। ठीक है, आप सब ग्रुप का क्राइटेरियन भी यूज कर सकते हैं, या आप ये यूज करें, इसको जस्ट एक ग्रुप प्रूव कर दें। ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि 2 to the power 0 जो है वो 1 होता है, तो 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके अलावा हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद है, 2 का इनवर्स 1/2 है, 2 स्क्वायर का इनवर्स 1/4 है, 2 to the power -2 जो है वो 1/4 होता है। इसी तरह आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये एक सब ग्रुप है। अब ये R डॉट का एक साइक्लिक सब ग्रुप है जो मैंने जनरेट किया है 2 से। R डॉट का एक साइक्लिक सब ग्रुप है जो मैंने जनरेट किया है 2 से। ओके, इसी तरह और एलिमेंट्स लेके आप जनरेट कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मैं बताऊंगा लेटर ऑन। अभी मेरे पास टाइम कुछ कम बचा है, तो मैं ये अपना क्लेम प्रूव करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो मैंने सबसेट बनाया, कोई भी ऐसा सबसेट बनाऊं तो वो हमेशा सब ग्रुप बनेगा। हम अब इस क्लेम को प्रूव कर देते हैं। तो क्लेम मेरा क्या है कि
क्लेम ये है कि ये जो सेट है H, जिसमें मैंने ये एलिमेंट्स रखे a to the power n such that n is an integer। a जो है वो किसी ग्रुप का एक एलिमेंट है। तो मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि H जो है वो सब ग्रुप है, राइट? ये मेरा क्लेम है। अब इस क्लेम को मैं कैसे प्रूव करूंगा? ऑफ कोर्स मुझे सब ग्रुप की कंडीशंस चेक करनी है। एक तरीका तो ये है कि मैं ये चेक करूं कि इसके अंदर जो भी सब ग्रुप क्राइटेरियन है उसको मैं चेक करके इसको प्रूव कर दूं। लेकिन मैं इसको कंप्लीट डेफिनेशन को यूज करते हुए प्रूव करता हूं ताकि आपको आसानी रहे। अब हमारे पास एज जो है वो एक सबसेट है ग्रुप जी का, राइट? अब हमने ये चेक करना है कि सबसे पहले ये क्लोज होना चाहिए अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा हमने ये चेक करना है कि ये एसोसिएटिव हैं इसके एलिमेंट्स। इसके अलावा हमने दो कंडीशंस, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें होना चाहिए और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इसमें मौजूद होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन से मैं स्टार्ट करता हूं। अब कोई से दो एलिमेंट्स लें इस सेट के अंदर, लेट्स से a to the power r और a to the power s are two elements of H, ठीक है? R S ऑफ कोर्स इंटीजर्स हैं। दो एलिमेंट्स मैंने इस सेट में लेने हैं तो वो पावर ऑफ ए की फॉर्म में ही होंगे ना, क्योंकि इस सेट में है ही सिर्फ पावर्स ऑफ ए, इसके अलावा कुछ नहीं है इस सेट में। हमने ये सेट बनाया ही ऐसे है कि इसके अंदर सिर्फ जो ए है उसके मल्टीपल्स आ रहे हैं, इसके अलावा इस सेट में कोई भी और एलिमेंट नहीं आ रहा। तो a to the power r और a to the power s हम ले रहे हैं। तो हम इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें, a to the power r को a to the power s से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपको पता है कि a to the power r टाइम्स a to the power s जो होता है a to the power r प्लस s के इक्वल होता है, राइट? अब a to the power r प्लस s है तो r s अगर इंटीजर्स हों तो r प्लस s जो है वो भी एक इंटीजर है। तो r प्लस s जो है उसको लेट्स से एक इंटीजर ले लें आप q, तो दिस इज इक्वल टू a to the power q। सो ये क्लियरली एक पावर ऑफ a है तो ये h के अंदर मौजूद होगी। तो अब कोई से भी दो एलिमेंट्स लेंगे h के अंदर, उनका प्रोडक्ट h में मौजूद होगा, राइट? सेकंड मेरे पास कंडीशन ये है कि ये एलिमेंट्स एसोसिएटिव होने चाहिए। ये ट्रिवियल कंडीशन है, इसको आप इसके बारे में आप इजीली सोच सकते हैं। ये ट्रिवियल क्यों है? H जो है वो सबसेट है ग्रुप G का, जिस भी फॉर्म के एलिमेंट्स हैं। मैं ये चेक कर सकता हूँ कि ये एसोसिएटिव है, यहाँ पे ये कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन चूंकि ये एक सबसेट है ग्रुप G का, ग्रुप G कोई भी ग्रुप होगा उसके एलिमेंट्स एसोसिएटिव होंगे तो वो ग्रुप बनेगा। तो ये सबसेट है तो ये सबसेट भी उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ये हम एज अ फैक्ट हम इसको कह चुके हैं कि ये ऐसा होता है। ये बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सबसेट्स की, ये आपने होपफुली रियल एनालिसिस में भी देख लिया होगा। ओके, फाइनली हमारे पास दो कंडीशंस रह गई हैं। हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए सेट में। तो a to the power 0 जो है वो हमेशा 1 होता है, ओके? a to the power 0 is 1 और ऑफ कोर्स a 0 नहीं होगा। अगर a 0 होगा तो हमारे पास जो भी एलिमेंट जनरेट होगा, जो भी सेट जनरेट होगा, 0 की सारी पावर 0 ही होती है, तो वो हमारे पास सेट जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा। इसके अंदर बिल्ट इन कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए, राइट? तो हमारे पास a to the power 0 जो है वो 1 है, तो 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो इट इज द आइडेंटिटी ऑफ H, ठीक है? और फाइनल जो मैंने कंडीशन चेक करनी है वो इनवर्स की है। हर एलिमेंट a to the power r लेट्स से H के, उसके लिए मैंने एक इनवर्स फाइंड करना है, राइट? तो a to the power r अगर H में हो तो हमें ये भी तो पता है कि इसमें सारी पॉजिटिव नेगेटिव पावर्स होती हैं, तो a to the power माइनस r भी तो H में होगा, राइट? क्योंकि a स्क्वायर अगर H में है तो a to the power माइनस 2 भी H में ही होगा, तो इसलिए ये हमारे पास इजी है। तो अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा a to the power r माइनस r। सो ये हमारे पास है फाइनली a to the power 0, r माइनस r 0 है, तो a to the power 0 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a to the power r का इनवर्स जो है वो a to the power माइनस r है इस सेट के अंदर, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद है,
हमने चारों कंडीशंस जो हैं सब ग्रुप की प्रूव कर ली। तो इसका मतलब ये अब मेरा ये क्लेम नहीं बनना रह गया, ये एक रिजल्ट है। अब रिजल्ट ये है कि H जो है a to the power n such that n is in Z is a subgroup of G। रिमेंबर A जो एलिमेंट है वो हमने ग्रुप G में से लिया हुआ, ओके, ग्रुप G में से A एलिमेंट लिया हुआ, उसका कोई भी एलिमेंट लें, उससे जो सेट जनरेट हो रहा है, मतलब अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो आपके पास जितनी भी उसकी पावर्स हैं वो आप एक सेट में लिखें, वो आपके पास हमेशा एक सब ग्रुप बनाएगा, राइट। तो अब इस डिस्कशन को मैं आज के लिए यहाँ में क्लोज करता हूँ और आपको समराइज करके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस डिस्कशन को मजीद फॉर्मल करेंगे और इसमें मजीद हम इसकी एक्सप्लेनेशन और इन्हांस करेंगे इसको। तो मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ कि आज हमने इस लेक्चर में क्या किया, राइट। तो आज के लेक्चर में हमने ये किया है कि हमारे पास एक ग्रुप अगर हो, अल्टरनेटिंग ग्रुप की हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी, फिर हमने D8 की बात की और D8 का एक सॉर्ट ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप हमने बनाया। वो ये क्या था कि अगर D8 में से हम इवन परमुटेशंस लेंगे तो वो भी एक ग्रुप बनाता है। इसी तरह हमने फिर आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है कि अगर आपके पास इन जनरल D2n हो तो उसका अगर आप अल्टरनेटिंग ग्रुप, सॉर्ट ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप आप बना सकते हैं या नहीं, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ इवन परमुटेशंस हो। इसके बाद हमने सिमेट्रिक ग्रुप और अल्टरनेटिंग ग्रुप की डिस्कशन इस पॉइंट पे क्लोज की कि हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप्स जो हैं किसी भी n बिगर देन इक्वल टू 3 के लिए नॉन कम्यूटेटिव हैं, नॉन अबिलियन ग्रुप्स हैं, राइट। तो वो हमने चेक किया S3 के लिए और इन जनरल ये हम आपके पास एक फैक्ट है कि सिमेट्रिक ग्रुप्स जो हैं वो अबिलियन ग्रुप नहीं होते हैं, राइट। तो अब हमारे पास अबिलियन ग्रुप्स की बहुत सारी एग्जांपल, नॉन अबिलियन ग्रुप्स की बहुत सारी एग्जांपल्स आ गई, अबिलियन ग्रुप्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हमें ऑलरेडी नॉन है। तो मैंने आपको ये बताया कि नॉन अबिलियन ग्रुप्स जो हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे नॉन अबिलियन ग्रुप्स हैं जो मौजूद हैं और उसका भी आपको एज अ फैक्ट लेटर ऑन हम स्टेट कर देंगे कि कैसे नॉन अबिलियन ग्रुप्स होते हैं और वो कितने होते हैं, राइट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हमने बात की कि अबिलियन ग्रुप्स जो हैं वो बहुत नेचुरल ग्रुप्स हैं, उनकी बहुत नेचुरल कंडीशन है अबिलियन होने की। दो एलिमेंट्स को किसी भी डिफरेंट ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। तो हमने नॉन अबिलियन ग्रुप्स जो हैं उसको हमने थोड़ी देर के लिए हमने उसकी डिस्कशन को स्टॉप किया और हम ऐसे ग्रुप्स की बात करना चाह रहे हैं जो हमेशा अबिलियन होते हैं। उस डिस्कशन के लिए हमने एक नई डेफिनेशन दी कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। साइक्लिक ग्रुप में मैंने आपको कहा कि अगर आप कोई भी ग्रुप हो आपका, उसका एक एलिमेंट लें, उस एलिमेंट से जो सेट जनरेट होता है, मतलब उस एलिमेंट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, राइट, या उस एलिमेंट की जितनी भी पावर्स हैं, इंटीजर पावर्स, उनको एक सेट में रखें, तो ये हमने प्रूव किया है कि वो सेट जो है वो हमेशा एक सब ग्रुप बनाएगा। उस सब ग्रुप को हम कहेंगे कि ये एक साइक्लिक सब ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है ए से, राइट। तो इन जनरल ये हमने प्रूव कर दिया है कि अगर आपका कोई भी ग्रुप हो, उसमें से कोई भी एलिमेंट लें, उस एलिमेंट से जो भी सेट जनरेट होगा वो हमेशा सब ग्रुप बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ग्रुप जी में इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं तो ये भी हो सकता है कि आपके पास सब ग्रुप्स भी इनफाइनाइटली मैनी आए, राइट। तो ये कुछ डिस्कशंस हैं जो हम आगे जाके इसको क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर मजीद हम बात करेंगे। साइक्लिक ग्रुप्स की डिस्कशन हमने सिर्फ डेफिनेशन तक ही दी है, इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में साइक्लिक ग्रुप्स को मैं कंटिन्यू करूंगा, आपको बहुत सारी एग्जांपल साइक्लिक सब ग्रुप्स की और ग्रुप्स की बताएंगे। फिर इंशाल्लाह ये भी प्रूव करेंगे कि हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबिलियन होता है। जब भी साइक्लिक ग्रुप की बात आ जाएगी तो आपके पास नॉन अबिलियन की बात ही खत्म हो जाएगी, वो हमेशा होते ही अबिलियन है। तो इससे हमें अबिलियन ग्रुप्स की बेशुमार एग्जांपल्स मिल जाएंगी और इसी तरह फिर लेटर ऑन हम ये भी प्रूव करेंगे कि जो साइक्लिक ग्रुप्स हैं वो किस तरह के होते हैं, उनकी हम एक बहुत कंक्रीट फॉर्म हमारे पास आ जाएगी और फिर इंशाल्लाह हम नॉन अबिलियन ग्रुप्स पे चले जाएंगे। सो यहाँ पे मैं आज का लेक्चर को क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।